कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में, और मैं हूँ सुमन मैम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इलास्टिसिटी में स्टडी किया था व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हुक्स लॉ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। पहले हम एक बार रिकॉल कर लें व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कोई भी बॉडी है उसको हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको जो है बॉडी का शेप चेंज किया है, तो उससे क्या होता है, उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करने लगता है। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया में जितना भी वर्क करता है दैट इज स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका एक फॉर्मूला भी बताया था हमने, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पर यूनिट एरिया में जितना रीस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज इट स्ट्रेस, और इसकी यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान है? नहीं ध्यान आया तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रेन क्या है? व्हाट इज स्ट्रेन? जब हमने उस पर कोई फोर्स लगाया तो बॉडी डिफॉर्म्ड हुई, तो जो चेंज ऑकर्ड है इन द साइज ऑफ द बॉडी, द चेंज ऑकर्ड इन द साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसका जो बॉडी का शेप चेंज हुआ है तो उसमें जितना भी जो है चेंज आया है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने, अगर हमने लेंथ की टर्म्स में लिया था तो क्या लिखा था? स्ट्रेन इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को अगर हम एल ले लें अपॉन चेंज इन लेंथ, उसको जो फोर्स लगाया है हमने डिफॉर्मिंग, उससे जो लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा एल, सॉरी उल्टा हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है और उसमें जो चेंज हुआ है, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट length is known as strain. तो strain is change in length upon per unit length. ओके, और इसकी यूनिट जो है कोई भी नहीं होगी क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हुक्स लॉ पे आते हैं। व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन है उस पर बताता है, उसके बारे में। तो इसमें हम देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, now what is Hooke's law? Hooke's law कहता है if stress is small then stress is directly proportional to the strain. Hooke's law, according to Hooke's law, हुक्स जो है एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो है एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। दैट लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ। इफ स्ट्रेन इज स्मॉल, ये कब वर्क करेगा? जब स्ट्रेन जो है वो स्मॉल हो। अगर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा देन हुक्स लॉ वहां पर फॉलो नहीं होगा। इफ स्ट्रेन इज स्मॉल then stress is proportional to the strain. This is Hooke's law. Stress is proportional to स्ट्रेन। ओके, और स्ट्रेस और स्ट्रेन में रेशियो जो है कोई एक कांस्टेंट रहता है। वी कैन राइट इट एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई। इस कांस्टेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। This is the modulus of elasticity, or we can write it as E is equal to stress upon strain.
दिस इज द फॉर्मूला इलास्टिसिटी, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसकी यूनिट वही इलास्टिसिटी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज स्ट्रेन हैज नो यूनिट, देन द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, तो दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ. दिस इज हुक्स लॉ. क्लियर हुआ हुक्स लॉ? अभी हम देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर करते हैं. पहले इसको इरेज कर लें. देखिए, एक हम स्प्रिंग लेते हैं इस तरह से, उसको हमने ऐसे लटका लिया है स्प्रिंग को. ठीक है, इस स्प्रिंग की लेंथ जो है हमने L ली हुई है. ठीक है, अब इस स्प्रिंग पे हम कुछ वेट जो है हैंग करते हैं, तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगी, खिंच जाएगी. सपोज अब ये स्प्रिंग कैसी हो गई, स्ट्रेच होके, ये हमने अगर इस पे 10 न्यूटन वेट जो है हैंग कर दिया, तो ये स्ट्रेच हो गई. सपोज की ये लेंथ तो L थी, अभी जो लेंथ इंक्रीज हो गई, सपोज 1 mm हमने मान ली लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई वेट हैंग करने से. ठीक है, यानी कि वेट हैंग किया यानी फोर्स है ये, उससे लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया. ठीक, अब हम इसका वेट अगर और इंक्रीज करें तो क्या होगा, तो हम देखते हैं, हमने वेट कर दिया 20 न्यूटन, तो हमने देखा क्या हुआ, इसकी लेंथ जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गई. यहाँ तक जो है कितनी थी, L थी, अब ये जो है 1 mm की जगह कितनी इंक्रीज हो गई, 2 mm इंक्रीज हो गई. ठीक, अब और अगर हमने वेट बढ़ाया 10 20, अब हमने 30 कर दिया वेट को, 30 न्यूटन, तो हमने देखा स्प्रिंग और ज्यादा स्ट्रेच हो गई. ये देखिए 30 न्यूटन पे ये 30 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये अगर इसकी ओरिजिनल ये वाली लेंथ कितनी थी, L थी, तो ये हम नापते हैं, ये हम देखते हैं अब 3 mm इंक्रीज हो गई. 10 न्यूटन 1 mm 20 न्यूटन 2 mm 30 पे 3 mm. तो इस तरह से इन्होंने हुक्स ने ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने फोर्स और ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके बीच में एक ग्राफ खींचा था. ये अगर सपोज हम एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया कितना हो रहा है, और इस पे बाई एक्सिस पे फोर्स जो इंक्रीज कर रहा है वो हमने लिया, तो इसमें जो ग्राफ खींचते हैं वो ग्राफ हम देखते हैं क्या आता है, स्ट्रेट लाइन. यानी कि हम देखते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के. ठीक, तो ये वी कैन राइट इट एज फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स. जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उससे जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें वो आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, और वी कैन राइट इट एफ इज इक्वल टू के एक्स. जो है ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के हमने एक कांस्टेंट लगा दिया के, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स. ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकल के आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ. दिस इज हुक्स लॉ. ये हुक्स ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, और फोर्स और जो है ये जो लेंथ इंक्रीमेंट हो रहा है, जो वेट लटका रहे हैं, यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में ग्राफ खींचा था, तो वो कैसा उन्हें मिला था, स्ट्रेट लाइन मिला था. तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, इस तरह से उन्होंने क्या निकाला था, फॉर्मूला हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ को इस तरह से भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स. ये जो है के स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो क्लियर हो गया हुक्स लॉ. इसी तरह से अगर हम इसका वेट और इंक्रीज करते जाएंगे तो हम एक और ग्राफ खींचेंगे फोर्स, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, दैट इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. उसको हम देखते हैं किस तरह से आएगा. तो क्लियर हो गया हुक्स लॉ. व्हाट इज हुक्स लॉ, जो स्ट्रेन अगर स्मॉल है देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. हिंदी में ही डेफिनेशन आती है, लघु विकृतियों के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है. दिस इज ये हुक का नियम कहलाता है. ठीक है, अब हम ग्राफ लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में किस तरह से आता है, कहाँ तक जो है वो हुक्स लॉ फॉलो होता है, उसके आगे अगर हम वेट बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है. ओके, पहले इसको हम इरेज कर दें.
तो अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रैंड कर्व इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर एन इंक्रीजिंग लोड। कोई वायर है, उस पर हमने लोड इंक्रीज करते गए हैं तो उसका बिहेवियर इस तरह का होगा। ये हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर एन इंक्रीजिंग लोड। कोई वायर हम लेंगे और उस पर हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे और हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो कर्व है वो किस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कोई एक वायर जो है लिया है इस तरह से, और इससे हमने वेट को हैंग कर दिया है। ये कोई वेट ले लिया है हमने, और जो है हम वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और हम देखेंगे कि जो इसका स्ट्रेस है और इसका स्ट्रेन है उसके बीच में ग्राफ किस तरह से आ रहा है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया स्ट्रेन को, इधर स्ट्रेन हो गया ये, और बाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस ले लिया है ये। ठीक, तो हमने वेट बढ़ाया, इसकी लेंथ जो है पहले एल थी, वेट बढ़ाने पे डेल्टा एल इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से लेंथ जैसे हम बढ़ा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जो स्ट्रेन है और स्ट्रेस, इसमें क्या आ रहा है, हुक्स लॉ जो है आप जानते होंगे। हुक्स लॉ में हमने क्या बताया था, जब स्ट्रेन जो है बहुत ही स्मॉल होता है, फॉर स्मॉल स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, वेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, और जब वेट हटा रहे हैं तो वो जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, अब ठीक है, तो हमको ये, अगर ये O पॉइंट है तो ये इस तरह से ये A पॉइंट, यहाँ तक हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम वेट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो हमें रेशियो कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यानी कि हुक्स लॉ जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक, लेकिन फिर हम वेट को और ज्यादा अगर इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं जो ये ग्राफ है ये कैसा होने लगता है, ये कर्व शेप में आने लगता है। इस तरह से ये कर्व शेप में आने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो है हम वेट बढ़ा रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। फिर लेंथ की जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। जैसे ही हमने थोड़ा वेट बढ़ाया लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। स्ट्रेस हमने थोड़ा सा बढ़ाया और स्ट्रेन जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक चीज हम देखते हैं, बी पॉइंट तक जो है क्या रहता है, इसमें इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो रहती है, यानी कि हमने अगर हम वेट हटाएंगे तो वो वायर है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है ओ से लेके ए पॉइंट तक। अब ओ के आगे बढ़े तो क्या हुआ, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तो रही, लेकिन जो है स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। जैसे ही हमने स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ाया स्ट्रेन में जो है काफी चेंज हो गया। ठीक, बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट तक इसमें इलास्टिसिटी का गुण रहता है। ठीक, अगर हम इसके बाद जो है और ज्यादा अगर हम बढ़ाते हैं वेट को तो ये ग्राफ जो है इस तरह से हो जाता है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर ये इलास्टिक नहीं रहती, कैसा हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। प्लास्टिक मीन्स वो मटेरियल नहीं जो प्लास्टिक होता है जो डेली यूज करते हैं, वो नहीं, प्लास्टिसिटी की इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। दैट मीन्स अगर हम वेट हटाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता है। जिस तरह से इसका चेंज हुआ साइज वो वैसा ही बना रहता है वेट को
हटाने के बाद में। ठीक है, तो ये अगर ये पॉइंट हमने ले लिया सी, तो बी पॉइंट क्या हो गया, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो गई बी पॉइंट पे। तो इसको हम बी को यील्ड लिमिट भी कहते हैं, यील्ड लिमिट। इसके आगे बढ़ने पे इलास्टिसिटी की लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है। तो देखिए जो ये बी पॉइंट है क्या कहलाया, यील्ड लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ वो पॉइंट है जहां तक इलास्टिसिटी की लिमिट रहती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो इसको हम इलास्टिक रीजन भी कहते हैं, ओ बी को। ये आपका क्या कहलाता है रीजन, इलास्टिक रीजन। ठीक है, तो ओ से ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रही। फिर बी पे आपे, बी पे जो है क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट आ गई। अब सी जब पॉइंट पे आए हम, तो वहां पर क्या हुआ, इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस हो गई है। अब जो है इसमें जो चेंज है, अगर हम जैसे तार में जो हमने वेट लटकाया है, तो वेट हटाने पर क्या होगा, वो अपना जो है इसकी साइज तो जो है चेंज होगा, अपना पुरानी साइज में आने की कोशिश करेगा। लेंथ जो है उसकी शॉर्ट में होगी जितनी थी ओरिजिनली, लेकिन उतनी ना होकर उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यानी कि जो चेंज होता है वो जो है परमानेंट चेंज हो जाता है यहाँ पर सी पॉइंट पे। और जब हम इस वेट को हटाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी का जो है गुण रहता है, मतलब ओरिजिनल स्टेट में तो नहीं आती है, थोड़ा सा चेंज जो है उसकी स्टेट में आ जाता है। यानी कि स्ट्रेट जो है ये ओ से लेके कहाँ पे ये आ जाता है, ये इस तरह से हम पॉइंट लेंगे तो ये ओ डैश में आ जाता है। यानी वेट हटा रहे हैं तो वायर सिकुड़ तो रहा है, लेकिन पूरा नहीं उतना सिकुड़ेगा जहां तक था, बल्कि जो है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा परमानेंट, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। यानी ओ पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ओ डैश पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ने फिर क्या होता है, इसके आगे बढ़ने पे सी से और आगे हम बड़े वेट को बढ़ाया हमने, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है डी, इधर ये आगे पॉइंट है ई, तो इस तरह से हो जाता है। तो डी पॉइंट पे आने पे क्या होता है, जैसे ही हमने वेट बढ़ाया, अब डी पॉइंट पे आने पे, डी पॉइंट ऐसा होता है कि हम वेट बढ़ाते हैं तो तार जो है उसमें क्या हो जाता है, तार जो है लिक्विड की तरह जो है बिहेव करने लगता है और बहुत ही पतला होता जाता है। जैसे लिक्विड बहता है उस तरह से जो है कि बहुत ही ये पतला होता जाता है। अब सी से डी की ओर बढ़ते हैं तो डी पॉइंट पे आने पर क्या होता है, स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता है और जो वायर है वो एकदम पतला होके लिक्विड के जैसे बहना स्टार्ट कर देता है। अब हम स्ट्रेस को हटा भी लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है उसकी लेंथ लगातार इंक्रीज होती जाती है और ई पॉइंट पे आते आते जो है वो तार टूट जाता है। ठीक है, तो डी पॉइंट जो होता है यहाँ पर स्ट्रेस कैसा हो जाता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है डी पॉइंट पे। ठीक है, और जो है ई तक आते आते वो क्या हो जाता है, तार जो है ब्रेक हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ग्राफ में हमें कौन कौन से रीजन मिल रहे हैं, ओ बी यहाँ से यहाँ तक का इलास्टिक रीजन, यहाँ पे जो है उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहती है सॉलिड में। सेकंड, बी से डी तक का रीजन, ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। डी पर स्ट्रेस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है और उसके आगे जो है वो तार जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो डी पे स्ट्रेस मैक्सिमम या इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इस तरह से सब्सटेंस 3 टाइप्स में होते हैं, एक होते हैं डक्टाइल, टेंसाइल, जिनको हिंदी में सुघट्टे भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो प्लास्टिक रीजन होता है बीडी काफी लार्ज रहता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है ब्रिटल यानी भंगुर, जो कि जो है बहुत, इनका जो प्लास्टिक रीजन है बिल्कुल ही नहीं होता है, तुरंत ही जो है वो टूट जाते हैं। जैसे इलास्टिसिटी जो है इनका प्लास्टिक रीजन जो है बहुत स्मॉल रहता है मतलब। और जो थर्ड होते हैं इलास्टोमर्स होते हैं, जैसे कि रबर है, इनमें तो प्लास्टिक रीजन बिल्कुल ही नहीं होता जब तक इलास्टिसिटी की लिमिट होती है। जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई वैसे ही ये टूट जाता है। जैसे रबर है उसको आप खींचोगे, खींच के छोड़ोगे तो आपकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, और खींचोगे तो फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन आएगी जहां ज्यादा ही खींचा तो वो
सीधे टूट जाएगी। जो है उसमें जो ये आपका प्लास्टिक रीजन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है क्या होता है। ठीक, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।